आज 14 अप्रैल का दिन अम्बेडकर जयंती के लिए जाना जाता है, तो बाबा साहब को सत सत नमन। और हमारे देश जिस चीज़ से चलता है, संविधान, उसके निर्माता को हम जितनी बार भी प्रणाम करें उतनी बार कम होगा। तो जय भीम, और बाबा साहब को फिर से सत सत नमन। और एज में 3 साल की छूट आपको इस बार मिली है बिना कहे, क्योंकि पता ही था रेलवे को कि इसके बिना बच्चा मानेगा नहीं। और कोविड-19 की वजह से इन्होंने लिखा है कि हम एज 18 से 25 रखते थे जनरल की, लेकिन हम अब 18 से 28 रख रहे हैं, और 3 साल ये कोविड की वजह से दे रहे हैं। तो बच्चों, ये फॉर्म आ चुके हैं और ये आप फॉर्म अब भर भी सकते हो। कब से? कल से। कल से आप अपने फॉर्म फिल करने शुरू कर सकते हो। तो इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। क्या क्या खास है उस बात को मैं बता देता हूं। जैसे साफ लिख रहा है, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 15 अप्रैल और लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन 14 मई। तो 14 मई, 15 अप्रैल से 14 मई के बीच ही फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बिना आप, मतलब इसके अलावा कोई और डेट पे विचार ना करें। और लास्ट डेट के लिए मेरा ये पर्सनल सलाह है आपको कि लास्ट डेट तक ना रुकें, क्योंकि अगर लास्ट डेट तक रुक गए तो कई बार साइट हैंग कर जाती है। भले ही वैकेंसी 4208 है, 4208 कम वैकेंसी नहीं होती। आप कभी सोच के देखो कि आईएएस में या और बड़ी बड़ी पोस्ट में कितनी वैकेंसीज आती हैं, कितनी आती हैं। आप छोड़िए आईएएस वगैरह को, आप एसएससी सीएचएसएल की देख लीजिए। इस बार 3700 आई हैं तो बच्चा झूम रहा है, क्योंकि पिछली बार 1700 ही थी। तो अब 3700 वो है जहां पर सब कोई अप्लाई कर सकता है, चाहे किसी का फिजिकल फिट है, अनफिट है, कैसे मेडिकल फिट है, अनफिट है, कैसे भी। तो वहां वो कंपटीशन से नहीं डर रहा, वो 3700 पे झूम रहा है। और आप 4200 पे केवल ये मान के बैठे हो कि सर ये बहुत कम वैकेंसीज हैं। भाई आपके यहाँ तो फिजिकल भी, आपके यहाँ तो हाइट भी, आपके यहाँ तो बहुत अच्छा मेडिकल भी होता है। तो आपका कंपटीशन तो वैसे ही आधा रह जाता है। आधे लोग तो वैसे ही फिल नहीं कर पाएंगे, मैं तो फिजिकल ही नहीं कर पाऊंगा, मैं तो फिजिकली चैलेंज दी हूँ, तो आप, मैं तो मेडिकली फिट नहीं हूं। तो आपके यहाँ कैसे कंपटीशन ज्यादा हो गया? आप सोच के देखो ना एसएससी की वैकेंसीज में। तो इस बात को दिमाग से निकालो पहले तो, कि भाई इतनी कम वैकेंसीज है, क्योंकि जब आप इस नेगेटिविटी के साथ तैयारी शुरू करते हैं तो कभी सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। आपको ये मान के चलना कि हाँ यार 4200 तो हैं, थोड़ी नहीं होती। 4200 को एक साथ खड़ा करके देखो कितने लोगों को नौकरी मिलेगी। ठीक है, हम इसमें, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने गलत किया, ठीक है भाई, लेकिन क्या आप इसमें कुछ योगदान दे सकते हो? क्या आपके कहने से कुछ बढ़ सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, मैं आपको एक सही ही सलाह दूंगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने स्वार्थ में आपको कभी कोई गलत सलाह देता हूं। कभी ऐसा हुआ नहीं है, ना इस प्लेटफॉर्म से कभी होगा। 4208 आपकी वैकेंसीज हैं और इन पर आप अपना फोकस अब कीजिएगा। आप अगर इसको कैटेगरी वाइज मुझसे सुनना चाहते हो तो ये रही कैटेगरी वाइज, और फीमेल की कितनी, मेल की कितनी, वो भी कैटेगरी वाइज बता दी है। अब जैसे ओबीसी का बच्चा कोई कहे कि सर 966 ही है, ओबीसी के फॉर्म लाखों में आएंगे, कैसे होगा सर? तो अब आप ये सोच करके देखो कि भैया अगर ओबीसी, अगर आपकी एज, देखो एक रूल बता रहा हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये है कि 18 से अगर 28, ये किसकी है? जनरल की एज। अगर कोई ओबीसी का छात्र इस एज में आता है, अगर कोई ओबीसी का छात्र इस एज में आता है और जनरल की कट ऑफ वो क्लियर कर जाता है, तो वो बच्चा जनरल की वैकेंसी काटेगा, ओबीसी की नहीं। मान के चलते हैं कि भैया 120 का आपका पेपर हुआ, जनरल की कट ऑफ गई है 90, ओबीसी की गई है 87, बच्चा है 27 साल का। अब ये बच्चे के 91 मार्क्स आए, तो ये ओबीसी की वैकेंसी को नहीं घेर रहा, बच्चा ओबीसी का ही है। ये किसकी वैकेंसी ले रहा है? ये जनरल की ले रहा है। तो भैया ओबीसी वालों के लिए तो इतनी वैकेंसी हो गई ना, 1450 प्लस 966, तो ये तो 24। तो बच्चा इस चीज को काउंट किया करो। अब जैसे एससी का बच्चा है, तो अगर उस एससी का एज वाला बच्चा अगर 18 से 28 की एज में है और वो जनरल की कट ऑफ को क्लियर करता है, तो वो जनरल में ही काउंट होगा। तो उसके लिए फिर वैकेंसी इतनी हो गई, 1450 प्लस 536। ठीक है, तो आप जो है इस बात से मत घबराया करो कि मेरी कैटेगरी में कितनी है। भाई आपके लिए ये भी है, यू आर, अगर इसको हम देखें वैसे तो ये अनरिजर्व्ड, कि ये किसी के लिए रिजर्व नहीं है, इस पर सब ओपन फाइट कर सकते हैं, पर आप इस एज में होने चाहिए।
ठीक है, समझ में आई बात, क्यों ऐसे काउंट होता है, क्योंकि अनरिजर्व्ड है। आगे अगर मैं बात करूं कि भाई ये देखिए फीस कितनी लगेगी आपकी, 500 लगेगी, फीस कितनी लगेगी, 250। अब 500 किन की है, फॉर ऑल कैटेगरीज, अगर हम देखें नीचे वाली कैटेगरीज को छोड़ करके, तो भाई SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल कोई भी कैटेगरी की, और यहाँ मॉनिटरीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड यानी EBC, तो ये जो कैटेगरीज हैं इनकी तो लगेगी 250 रुपये फीस। बाकी आप जनरल में हो, अब देखिए इकोनॉमिकली बैकवर्ड में OBC शायद नहीं आता है, जनरल EWS इसमें आ जाएगा, हाँ EWS की शायद यही लगेगी, लेकिन जनरल और OBC नॉन क्रीम लेयर भी इसमें रहेगा 500 वाली में। ठीक है, तो भाई ये और थोड़ा सा क्लियर कर लेना EBC वाली कि आप EWS वाले भी इसमें ही हैं या नहीं है। ठीक है, तो अभी मेरे को लगता है कि उनकी जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे ना, आपको किसी से क्लियर करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप अपनी कैटेगरी चुनते हैं तो आपकी फीस वहां अपने आप ही आ जाएगी कि आपको 500 देने हैं या 250 देने हैं, इसलिए आप ज्यादा परेशान मत होइए। अब यहाँ पर फीस बहुत ज्यादा ले रहा है रेलवे, यार सरकारी डिपार्टमेंट है, इतनी फीस कैसे ले सकता है, बात सही है, SSC 100 ही रुपये लेती है, तो ये भी जो कह रहे हैं कि हम भी 100 ही लेंगे, लेकिन हमारा 100 लेने का तरीका ये है कि हम 400 आपको वापस करेंगे। तो 400 वापस कब करेंगे, जब आप एग्जाम में बैठ जाओगे। आप फॉर्म भर देते हो, एग्जाम में बैठते नहीं हो, हमने अपने रिसोर्सेज लगा दिए, तो हमारा तो रिसोर्सेज खराब गया। तो ये रेलवे ने इस बात पे किया गया है। अब रेलवे हर वैकेंसी में ऐसे करता है, ये कह रहा है कि ये 250 हम इनसे ले रहे हैं पर हम इनको 250 ही वापस करेंगे, लेकिन इन्होंने ये भी बोला है कि भैया अपनी ही अकाउंट डिटेल देना, जब आप इसमें जब पैसे कटवाते हो तो अपने ही अकाउंट से कटवाना, और जिस अकाउंट से आपकी ये फीस कटेगी उसी में वापस आएगी। तो ये ध्यान रखना, जब साइबर कैफे पे जाते हो तो वो पैसे कमाएगा आपके, नहीं तो अब ले लेगा वो 500 400 उसको ही मिलेंगे। तो थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, उस टाइम पे मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो चलो, अब ये कांस्टेबल, और देखिए आपका नंबर आए ना आए, लेकिन आप एग्जाम में बैठ जाओ, ये पैसे वापस आएंगे। अब ये देखिए इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि 1/7 2024 को हम एज मांग रहे हैं, यानी 1 जुलाई को एज होनी चाहिए। यानी आज अब अगर जुलाई में अभी 3 महीने आने में, तो 3 महीने अगर किसी की एज में कम भी रह रहे हैं 18 साल होने में, तो वो भी फॉर्म को भर देगा, क्योंकि आपकी 1 जुलाई तक 18 हो गई तो आप फॉर्म भर दोगे। तो ये कह रहे हैं कि हम 18 से 25 ही लेते, लेकिन हमने 3 साल की छूट दे दी, 18 से 28 ले रहे हैं जनरल वालों के लिए। अगर आप SC ST है तो 5 साल और जोड़ लो इसमें, तो 18 से 33 तक का SC ST फॉर्म भर सकता है। OBC नॉन क्रिम लेयर, तो नॉन क्रिम लेयर ही होते हैं अगर OBC सर्टिफिकेट है तो 18 से 31 साल तक आप इस फॉर्म को भर पाओगे। एक्स सर्विसमैन, ये 3 ईयर्स आप तो जब वो सर्विस से रिटायर हुए अपने, अगर वो OBC में है तो उनको 6 ईयर्स का मिल जाता है, SC ST में तो उनको आफ्टर रिटायरमेंट 8 ईयर्स तक वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। फीमेल कैटेगरी हु आर विडोव्ड, डाइवोर्स, वैसे मेल फीमेल के लिए सबके यही है, लेकिन कोई स्पेशल कैटेगरी की महिलाएं तो उनके लिए भी एक्स्ट्रा छूट दी गई हैं। क्लियर है। अब अगर मैं आगे बात करूं कि अपर एज लिमिट, देखिए बच्चों अब आप ये डाउट में रहोगे मेरा फॉर्म भरेगा या नहीं, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो भाई उन्होंने क्लियर कर दिया है। अगर आप जनरल और EWS में कैटेगरी में हो तो 2/7/1996 से पहले के अगर पैदा हो आप, यानी 1 जुलाई 1996 भी है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, इससे आपकी क्योंकि 28 साल हो चुकी है। तो भाई, और 2/7/1993 अगर आप OBC में इस डेट से पहले के पैदा हो, 1992 91 का, वो तो भर ही नहीं पाएंगे, लेकिन 93 में भी अगर 2 जुलाई से पहले के हो, बाद के तो भर देंगे, अगस्त में हो सितंबर में हो वो तो भर देंगे 93 के, लेकिन कोई जून 93 का पैदा है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। SC ST के हो तो 2/7/1991 से पहले नहीं भर सकते। अब बाद के कब से नहीं भर सकते, 1/7/2006, 2006 वाले बच्चे भी फॉर्म भर पाएंगे जिनकी एज 2006 है, अंडर एज वाला ये कॉन्सेप्ट है, पर इससे बाद के नहीं भर पाएंगे। यानी 1 जुलाई 2006 के बाद का, कोई अगस्त में पैदा है 2006 में, कोई सितंबर में पैदा है 2006 में, नहीं 2005 के तो सब भर देंगे, लेकिन 2006 में भी जो 1 जनवरी से 30 जून तक का पैदा है वो भी फॉर्म भर देगा। 2005 2004 ये तो सब भरेंगे ही इस डेट तक। ठीक है, इस बीच जो आ रहे होंगे वो सब भर देंगे। ये क्लियर अब आप सबको हो चुका होगा, मैंने बहुत आसान वे में ये बात बताई है क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन में बड़ा साफ लिखा है। अब मैं अगर बात करूं कि भाई क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, तो सिर्फ 10th पास चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 10th पास आपको होना चाहिए। भाई बहुत कम वैकेंसीज हैं जहां पर वो पुलिस की जॉब आपको दे रहे हो और 12th नहीं मांगते, तो ये भी एक उनमें है।
एसएससी जीडी में भी 10th पास चलता है, आरपीएफ के अंदर भी कांस्टेबल में 10th पास चलता है। और ये लेवल 3 की ही जॉब है। जितनी आपकी यूपी पुलिस की जॉब है, जितनी आपकी दिल्ली पुलिस की जॉब है, वही सैलरी, वही सब कुछ मिलता है। इसमें तो एक और एक्स्ट्रा चीज मिलती है कि जब आप की दिवाली बोनस मिलता है, वो सबसे ज्यादा रेलवे में मिलता है ना। तो ये एक एक्स्ट्रा हो जाता है यहाँ पर। आगे अगर मैं बोलूं कि भैया कंप्यूटर, इसका पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है सर, ये भी बता दीजिए। पता लग गया कि मैं फॉर्म भर सकता हूं, अब तक एलिजिबिलिटी पता लग गई। अब थोड़ा ये बता दीजिए कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो आपका टेस्ट होगा, यही मेन चीज है। नहीं, मेन चीज ये भी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, क्योंकि इसके अंदर ना फिजिकल बड़ा खतरनाक होता है बच्चों। लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग, ये सब होता है इसके अंदर। और एक फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी आपकी चेस्ट और आपकी हाइट। सबसे अच्छी बात यह है कि हाइट इतनी कम किसी ही शायद पुलिस फोर्स में लेते होंगे। 165 सेंटीमीटर हाइट वाला बच्चा भी फॉर्म भर सकता है। कई बार बच्चे के सपने होते हैं, सर मुझे कोई वर्दी जॉब चाहिए पर मेरी हाइट नहीं है। तो यही वो नौकरी है जिसमें आप कम हाइट पे भी आप अपनी वर्दी पहन सकते हो। तो भाई कितनी हाइट है अभी दिखा रहा हूं आपको, इसके बाद डीवी आपका होगा और फिर बाद में मेडिकल कराया जाएगा। यही पूरा सिलेक्शन है। बाकी 2 लैंग्वेज, तो ये सारी जानकारी मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट है इस फॉर्म को भरने के लिए। फिर भी कुछ और जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो में बाद में कमेंट कर देना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा ताकि आपका फॉर्म गलत ना हो।